नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष कामायनी की व्याख्याएं करने के लिए। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली, हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, और जल माया की चल रेखा। प्रसाद यहाँ पर वही चिंता सर्ग से अवतरित है ये व्याख्या। और मनु यहाँ पर चिंतित रूप से बैठे हुए हैं। प्रलय द्वारा होने वाले सर्वनाश के उपरांत एकाकी मनु के हृदय में सर्वप्रथम स्वभावतः चिंता नामक भाव उदय होता है। अतः अपने इसी भाव को स्वगत कथन के रूप में संबोधित करके मनु अपनी जिज्ञासा से अनेक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि अरे चिंता की पहली रेखा, तो इस संसार रूपी वन की व्याली अर्थात सर्पिणी है, जो इस विश्व वन में वास करने वाले सभी मनुष्यों को डस कर उनमें घातक विष का संचार करती है। तो ज्वालामुखी पर्वत के उस प्रथम प्रारंभिक कंपन अर्थात चेतावनी के समान मतवाली है, विवेक शून्य है, जिसके उपरांत भयंकर सर्वनाशक विस्फोट होता है। ज्वालामुखी का जो प्रथम कंप है वो आगामी या भावी विनाश का सूचक होता है। इसी प्रकार से चिंता भी प्रायः भावी जो आपदाएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनके आने की संदेश वाहिनी सिद्ध होती है। बोल रहे हैं आगे, हे अभाव, अभाव यानी अविद्यमानता जो नहीं है, उसकी चंचल, अभाव की चंचल, चपत नहीं है, चंचल, स्थिर न रहने वाली, विकल कर देने वाली बालिके। चिंता का जन्म हम देखते हैं कि मोस्टली जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, जिस चीज़ का हमारे पास में अभाव होता है, ये वहीं से प्रारंभ होती है। तो इसको अभाव की बालिका कहा गया है। अरी ललाट की मस्तिष्क की, खल लेखा, खल मतलब कुटिल, वक्र, बहुत टेढ़ी, जिसको हम कह सकते हैं दुर्भाग्य की सूचक, लेखा, रेखा, भाग्यलिपि कि तू बिल्कुल अभाव की चपल बालिका है और तुम्हारे चिंतित, तुम्हारे अस्तित्व में आते ही व्यक्ति का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। साथ ही हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा, और उसको साथ में ही हरी भरी सी दौड़ धूप भी कहा है, अर्थात इसके प्रारंभ होने से ही व्यक्ति अपने आगे से आगे प्रयत्न करता है उस चीज़ से निकलने का, अभाव से निकलने का। और यह इसलिए इसको हरी भरी सी दौड़ धूप भी कहा है। और जल माया की चंचल अस्थिर रेखा के समान चिंता को बताया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे विलास वैभव में जीवन व्यतीत करते हुए भौरे के सदृश निश्चिंत विहार करने वाले जाति के प्रतिनिधि मनु जो हैं, वो उसके जीवन में भी चिंता जैसी जिस वस्तु का कभी अस्तित्व ही नहीं था, आज वह मनु चिंता का अनुभव कर रहा है। प्रलय के उपरांत उसके लिए ये चिंता का पहला अनुभव है। इसलिए मनु ने इसको चिंता की पहली रेखा, मनु के लिए प्रसाद ने इसको चिंता की पहली रेखा कहा है। दूसरे, चिंता के लिए प्रयुक्त विश्व वन की व्याली, ये एक कल्पना प्रधान विशेषण यहाँ पर प्रसाद जी का है। कवि ने चिंता की कटुता और घातक प्रभाव का चित्रण करने के लिए व्याली शब्द या उपमान प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से वन में व्याली की स्थिति या सर्पिणी की स्थिति वन प्रदेश के सौंदर्य को विषाक्त और विभीषिका से परिपूर्ण बना देती है, उसी प्रकार चिंता की उपस्थिति भी मन में एक अव्यक्त और अवांछनीय विभीषिका को उत्पन्न करती है। उससे मन जो है विभीषिका से, अवांछनीय विभीषिका से आक्रांत हो जाता है।
कवि ने दूसरा उपमान ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली द्वारा प्रस्तुत किया है। ज्वालामुखी पर्वत का प्रथम भीषण विस्फोट जिस प्रकार अपने आसपास के समस्त पदार्थों को प्रभावित करता है और उसके साथ दूर दूर तक सब कुछ नष्ट प्राय हो जाता है, उसी प्रकार चिंता के आगमन के साथ ही मन की अन्य गतिविधियाँ, मन के अन्य क्रिया व्यापार समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ चिंता का घातक प्रभाव ही शेष रहता है। इसी के साथ में चिंता को इन्होंने अभाव की चपल बालिके कहकर संबोधित किया है। जो इसके सुंदर काव्योचित पदावली इसमें हमको दिखाई देती है। इस रूप में अभिष्ट वस्तु का अभाव हमारे मन में उसकी प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न करके हमें अधिकाधिक चिंतातुर बना देता है। चिंता का उदय होते ही माथे पर वक्र रेखाएं उदित हो जाती हैं और ये वक्र रेखाएं चिंता की रेखाएं ही दुर्भाग्य की कुटिल लिपि अथवा टेढ़ी मेढ़ी लकीर जैसी हमको दिखाई देती है। तो कवि ने यहाँ उनके लिए खल या दुष्टतापूर्ण दुर्भाग्य सूचक विशेषण का प्रयोग किया है, जो कि यहाँ पर हमें अत्यंत ही प्रसंगानुकूल और सार्थक दिखाई देता है। इसी प्रकार से चिंता को इन्होंने हरी भरी सी दौड़ धूप कहा है। जिस प्रकार से जब चिंता का उदय होता है तो मनुष्य चिंता मुक्ति के लिए अथवा सुख प्राप्ति के लिए उससे प्रेरित होकर प्रयत्न अथवा दौड़ धूप करता है, भाग दौड़ करता है। उस प्रयत्न के पीछे सुख की आशा अथवा जीवन की हरियाली का भाव भी अवश्य ही छिपा रहता है। उस प्रयत्न में सफलता की आशा और आशा में उत्साह की प्रेरणा होती है। तो चिंता मुक्ति के लिए की जाने वाली है दौड़ धूप परिणाम में वस्तुतः सर्वत्र हरी भरी न होकर प्रायः केवल देखने में ही हरी भरी सी शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, हरी भरी सी दिखाई पड़ती है। अर्थात इसमें एक मिथ्या आकर्षण होता है जो निश्चित रूप से सदा ही सुख की ओर अग्रसर करे, यह आवश्यक नहीं है। जल माया की चल रेखा कहकर कवि ने उपर्युक्त भाव को और भी स्पष्ट एवं पुष्ट कर दिया है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में जल की आकांक्षा से जब व्यक्ति भटकता है तो उसे मिट्टी में भी जल दिखाई देता है और मृग उस मिट्टी को ही जल समझकर उसके पीछे भटकता है, वैसे ही चिंता रूपी तरंगों में फंसा व्यक्ति भी इस मायात्मक संसार में भटकता रहता है। चिंता नामक भाव को यहाँ पर कवि ने मूर्त रूप देने के लिए लक्षणा शक्ति का आश्रय लिया है, जिससे भाव सुग्राह्य होकर हृदय के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। यहाँ चिंता के वर्णन में अलंकारों का ही इन्होंने नियोजन किया है। प्रसाद जी की भाषा की अनुपम चित्रमयता भी यहाँ दर्शनीय है। चिंता के भाव को शब्दबद्ध करने के लिए उन्होंने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वो बड़े ही ध्वनिमय, व्यंजक और सचित्र हो गए हैं। यहाँ पर भाषा की शक्ति और कल्पना का अद्भुत संगम हमको दिखाई देता है। प्रसाद जी ने भाव चित्रों के सहारे चिंता का इतना सुंदर निरूपण किया है कि पाठक के नेत्रों के सामने चिंता का ये अमूर्त भाव भी मूर्त रूप में उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार प्रसाद जी ने चिंता का चित्रण चिंता सर्ग में विभाव अथवा वस्तु रूप में किया है और अनुभाव रूप में भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिंता का ये स्वरूप वर्णन वस्तु वर्णन है और मनु पर उसके प्रभाव का वर्णन भाव वर्णन है। इस प्रकार चिंता सर्ग में एक ही स्थान पर वस्तु मूलक और भाव मूलक वर्णन एकत्र हो गए हैं। आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।